So student, how are you? Hope all of you doing well. Today we will read next topic of the chapter, visualizing the nation. While it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, how does one go about giving a face to a nation? जैसे हम किसी रूलर को उसका पोर्ट्रेट बना देते हैं, उसका स्टैचू बना देते हैं और उसको ईजिली रिप्रेजेंट हम कर लेते हैं, तो नेशंस को एक फेस देने से क्या होगा? मतलब नेशन को फेस कैसे दिया जाता है? हम कहते हैं भारत माता, भारत देश. तो आर्टिस्ट इन द 18th and 19th century फाउंड अ वे आउट बाय पर्सोनिफाइंग अ पर्सन, नेशन. इन 18th और 19th सेंचुरी के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने एक रास्ता अपनाया कि नेशन को पर्सोनिफाई किया जाए, मतलब नेशन को भी एक फेस दिया जाए, नेशन को एक सिंबल दिया जाए. तो उसका उन्होंने 18 और 19th सेंचुरी के लोगों ने, जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने सोचा. इन अदर वर्ड दे रिप्रेजेंट अ कंट्री एज इफ़ इट वर अ पर्सन. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वो नेशन को एक व्यक्ति के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहते थे. नेशन वर दैन पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर. तो जो नेशन है, कि जैसे हम नेशन को एक व्यक्ति के रूप में पर्सोनिफाई करना चाहते हैं, तो उसमें नेशन को किस में पोर्ट्रेट किया गया? एक फीमेल फिगर में, कि वो एक फीमेल फिगर है. The female form that once chose to personify the nation did not stand for any particular woman in real life. Rather, it sought to give the abstract idea of nation a concerned form. जो फीमेल पर्सोनिफिकेशंस है नेशन का, वो वुमेंस की, हालांकि वुमेंस की लाइफ को रिप्रेजेंट या स्टैंड नहीं करता है, लेकिन एक आइडिया था जो कि इस कंसर्न से किया गया कि उससे वुमेंस की भी रिस्पेक्ट होगी. दैट इज़ द फीमेल फिगर बिकम एन एलिगरी ऑफ द नेशन. तो एक तरीके का फीमेल फिगर उनका बन, यहाँ पे देखिए मीनिंग लिखा है, वैन एन एक्सट्रैक्ट आइडिया, यानी कोई एकदम से अचानक से कोई आइडिया आ जाए, is expressed through a person or a thing. An allegedly story has two meaning, one literal and one symbolic. मतलब एक तो सिम्बॉलिक तरीके से प्रेजेंट हो और या एक मीनिंग की तरह से प्रेजेंट हो. You will recall that during the French Revolution, artists used the female allegory to portray ideas such as liberty, justice and republic. हमने 9th क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये पढ़ा ही है कि फीमेल्स पर्सोनिफिकेशन हुआ, भारत माता या कोई भी देश में अपना जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है या कोई भी है, उसको पर्सोनिफाई फीमेल फिगर में किया है. These idols were represented through specific object और symbol. ये सब जो idols हैं लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक के, ये सब कुछ स्पेसिफिक सिम्बल्स के थ्रू प्रेजेंट किए जाते थे. तो द एट्रीब्यूट ऑफ लिबर्टी आर द रेड कैप और द ब्रोकन चेन. जस्टिस इज जनरली अ ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेटिंग स्केल. ये सब हमने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में सिम्बल्स पढ़े थे, उससे ये शो होता है कि कोई ना कोई सिम्बल्स के थ्रू किसी ना किसी थॉट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है. Similar female allegories were invented by artists in the 19th century to represent the nation. इसी तरीके से 19th और 18th सेंचुरी में जो फीमेल्स पर्सोनिफिकेशन है नेशन का, वो दिया गया. इन फ्रांस शी वॉज क्रिश्चियंस मैरिनी. फ्रांस में जैसे क्रिश्चियन मैरिनी पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है वहाँ का, जरूरी नहीं है कि किसी लेडी का नेम हो. विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल नेशन. तो फ्रांस में इस तरीके से पर्सोनिफिकेशन किया गया था, उनको नाम तक दिया गया था फ्रांस में. हर कैरेक्टरिस्टिक वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक. द रेड कैप, द ट्राई कलर, द कुकेड, ये इस तरीके से रेड कलर में उनको कलर्स को भी कुछ पर्टिकुलर चिन्ह भी रखे गए. स्टैचू ऑफ मैरिनी वॉज इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर टू रिमेन द पब्लिक ऑफ द नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी एंड टू परसुएड दैम टू आइडेंटिफाई विद इट. जो स्टैचू ऑफ मैरिनी है वो पब्लिक स्क्वायर, वो लोगों को उसमें नेशनल सिंबल्स का यूज़ किया गया जो कि यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है, परसुएट करता है उसकी आइडेंटिटी को. तो इसमें हम देखते हैं कि इनका जो फिगर है वह वहाँ के स्टैम्प्स और कॉइन्स पे छपा होता था, मार्क्ड होता था. सिमिलरली जर्मनिया बिकम द एलर्जरी ऑफ जर्मन नेशन. ऐसे ही जैसे जो मैरिन है वो फ्रेंच की पर्सोनिफिकेशन है, वुमेंस, ऐसे ही जो जर्मन है उसमें जो है जर्मेनिया है, वो वहाँ की एल्गरी है. इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मनिया वेयर अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स. जो उनका जो विजुअल पर्सोनिफिकेशन है उसमें वो दिखाया गया है कि उन्होंने ओक लीव्स का, ये यहाँ पर देखिए आप, क्राउन पहना हुआ है
और एज द जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोज़म, क्योंकि ये जो ओक लीव्स है ये वहाँ पे वीरता का सूचक है, तो इस तरीके से उनको ये पहनाया गया है, सिम्बल्स दिए गए हैं। Nationalism and imperialism. By the last quarter of 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment of the first half of the century, but become a narrow creed with limited ends. लास्ट 19th सेंचुरी में जो नेशनलिज्म है वो जो है वो अपने आइडल लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट पर नहीं रह गया था, बल्कि उसमें कुछ उसका कुछ जो और चीज़ें और कुछ उसमें चीज़ें बढ़ा दी गई थी. ड्यूरिंग द पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप बिकम इंक्रीजिंगली इनटॉलरेंट ऑफ ईच अदर एंड एवर रेडी टू गो टू वॉर. नेशनलिज्म के जो ग्रुप बन गए थे वो भी इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि वो आपस में ही लड़ने को तैयार हो गए थे. The major European power in turn manipulated the nationalist aspirations of the subject people in Europe to further their own imperialist aim. बहुत सारी यूरोपियंस पावर जो थी वहाँ पे जो लोग थे वो नेशनलिस्ट जो भावनाएं होती थी उनको मैनिपुलेट करने लगे थे, और जो वहाँ की प्रजा थी उनको भी अपने इम्पेरियलिस्ट जो आइडियाज़ थे उसमें उनके सेंटिमेंट्स में चेंज करने लगे थे. The most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was the era called the Balkans. सबसे सीरियस सोर्स जो था जो नेशनलिस्ट के लिए टेंशन था यूरोप में वो 1871 का था, जब टाइम आया बाल्कन्स का. द बाल्कन्स वॉज द रीजन ऑफ geographical and ethnic variation comprising modern day रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, ये सब जो नेशन हैं जो आज के टाइम में हैं, ये सब जो थे ये रीजन तब नहीं थे, ये सब बाल्कन रीजन में थे. whose inhabited was broadly known as the slaves, जिनके रहने वाले जो यहाँ के लोकल लोग थे उनको slaves कहा जाता था. slaves. A large part of the Balkan was under the control of Ottoman Empire. बहुत सारा जो बाल्कन का पार्ट था वो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था. The spread of idea of romantic nationalism in the Balkan together with the disintegration of the Ottoman Empire made his reason very explosive. जो उस समय पर जो रोमांटिक नेशनलिज्म यानी जो देशभक्ति की भावना, जैसे सॉन्ग मैंने बताया था, फोक सॉन्ग हो रहे थे, गीत लिखे जा रहे थे, जब ये सब बाल्कन रीजन में हुआ तो जो ऑटोमन एम्पायर था वो रीजन में इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा डिसइंटीग्रेशन हो गया. All through the 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reform, but with very little success. तो इन सबको देखते हुए जो ऑटोमन एम्पायर है उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए हालांकि थोड़ा बहुत मॉडर्नाइजेशंस किया था, इंटरनल अपने क्षेत्रों में सुधार किया था, लेकिन बहुत ही कम सफलता उसे मिली. वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर इंडिपेंडेंट. और ऑटोमन एम्पायर यानी जो बाल्कन रीजन पे रूल करती थी, धीरे धीरे वहाँ के छोटे छोटे एरिया जो हैं उन लोगों ने नेशनलिस्ट, जब वहाँ पे जो राष्ट्रवादी भावना है, क्रांतिकारी भावना है जो बढ़ गई, तो वो छोटे छोटे एरिया ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया. द बाल्कन पीपल बेस देयर claims for independence or political right on nationality and use history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjected by foreign power. तो बाल्कन पीपल जो थे उन्होंने धीरे धीरे क्लेम किया अपनी इंडिपेंडेंट के लिए, अपने पॉलिटिकल राइट के लिए, और उन्होंने ये भी प्रूव दिया कि वो शुरू से इंडिपेंडेंट ही थे जब तक कि कोई फॉरेन पावर नहीं आई थी. हैंस द रिबेलियस नेशनलिस्ट इन द बाल्कन थॉट ऑफ दिस स्ट्रगल एज अटेम्प्ट टू विन बैक देयर लॉन्ग लास्ट इंडिपेंडेंस. तो इस तरीके से नेशनलिज्म हुआ था उससे बाल्कन्स में स्ट्रगल हुआ और वो अपनी एक लंबी लड़ाई के बाद इंडिपेंडेंट हो पाए.